person. सांसद श्री स्वागत Madam, I rise to supplement grants moved under Article 115, 1A of the Constitution, along with 113, Part 3. It would be good if the Finance Minister was here. But somehow or other, I find that even during the budget discussions, he is not here most of the time. Of course, her very competent Minister of State, Anurag Thakur, is there. He can reply to us. But we would have felt happy if the Finance Minister had stayed and listened to our problem. Madam, before I go to the supplementary demand for grants, on which our earlier friend did not speak much on the supplementary demand. He spoke on the Krishna Leela in Manipur and Parsuram Kund in Arunachal Pradesh, but that's all right. He is not, he is new to the Modi ji. हाँ नहीं ठीक है, सही बात. Sir, true. He is saying that nobody cared for us before Modi ji. तो मोदी जी को कहाँ समय है? वो तो पश्चिम बंगाल में रोज जा रहे हैं. उसका हिंदुस्तान में 29 स्टेट है, आज भी वो पश्चिम बंगाल में है. आसन पर बोलिए, आसन के भारत के प्रधानमंत्री होके हर टाइम 20 ठो मीटिंग करेंगे तो बाकी स्टेट का काम कब होगा? तो मोदी है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है. उनका हारना है, इसलिए बार बार जाएंगे, ज्यादा हारेंगे. स्वागत जी, आप इधर बोलिए ना, इधर बोलिए, इधर उधर में मत बोलिए. है तो मुमकिन नहीं होगा पश्चिम बंगाल में. Madam, you know, I find that this government is a cruel government. There can be many governments. लेकिन ये एक तो सरकार है जिसको कोई सहानुभूति नहीं है. सारा देश के महिलाएं तड़प रही है गैस का दाम से. एलपीजी सिलेंडर अभी 845 रुपया हो गया. एक भी बात नहीं बोलता कोई प्रधानमंत्री से लेके कोई मंत्री कि कब गैस के दाम कम होगा. इस बजट में भी मैडम फाइनेंस मिनिस्टर 2.5 per liter on petrol, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगाया और 4 रुपया पर लीटर ऑन डीजल लगाया. What can be more cruel? Petrol is selling at 91 rupees per liter. Diesel is selling at 84 rupees per liter. How will the country progress? Not one word from the Prime Minister or the Finance Minister. Sir, we are in a very bad situation. As you know, the Finance Minister spent last year. The fiscal deficit went up to 9.5% of GDP. And this year, they are estimating that 6.8% will be the fiscal deficit. How can the country's economy survive under this condition? Madam, this government is called the Bechu Babu का सरकार. तो सब बेच रहे. पंडित नेहरू, इंदिरा जी जो नेशनलाइज सेक्टर बनाया, ये सरकार उसको बेचना शुरू कर दी. 2 बैंक बेचेंगे. सारा देश में बैंक स्ट्राइक हो गया. सब बैंकिंग ऑपरेशन बंद हो गया. सरकार का कोई होश नहीं. एक इंश्योरेंस कंपनी नेशनलाइज बेचेंगे, उस पर भी आंदोलन चल रहा है. कोल में 100% एफडीआई लाएंगे. रेल को एक ट्रेन को बेच देंगे. ट्रेन का नाम होगा अंबानी एक्सप्रेस, अडानी एक्सप्रेस. एयरपोर्ट बेच देंगे. LIC का IPO
बाजार में आ गया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो क्या रहेगा सरकार के पास? जितना सरकार का प्रॉपर्टी है, एयरपोर्ट बेचेंगे, कौन लेगा? अडानी लेगा। अगर बीएसएनएल भारत संचार निगम कोलैप्स कर जाएगा, किसको नाफा होगा? अंबानी को, जो जियो चलाता है। तो ये जो हो रहा है देश को, ये देश को बेच देगा। और मेरा दुख है कि बीजेपी में बहुत लोग हैं जो गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, वो एक बार भी ये पूंजीपति को मदद करने का जो पॉलिटिक्स, इसको खिलाफ नहीं बोलते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं, सबको आवाज बंद है। मैडम, आई जस्ट सॉ that around 31 broad asset classes mapped in 10 ministries or central government departments were identified for strategic disinvestment. These assets include toll road bundles, उसको monetize हो जाएगा, ports, cruise terminals, telecom infrastructure, oil and gas pipelines, transmission towers, railway station, port stadium. एक तो अहमदाबाद में बना लिया स्टेडियम, मोदी जी जीते हुए अपना नाम में स्टेडियम बना रहे हैं, कोई माना नहीं करते हैं। माउंटेन रेलवेज, ऑपरेशनल मेट्रो सेक्शंस, वेयर हाउसेस एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। मैडम, आप भी बिहार से आते, वहाँ गरीब लोगों को अंबानी अदानी आगे बढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। आप तो बोलेंगे थोड़ा कि ये सरकारी संपत्ति बेचना नहीं चाहिए, कोई बोलता नहीं। सबसे क्रूएल जो है, अब देखे होंगे कोविड के समय जो लोग माइग्रेंट लेबर थे, परियायी श्रमिक, उनको पैदल वापस आने पड़ा, क्योंकि मोदी जी केवल 4 घंटा टाइम देके लॉकडाउन घोषणा किया और बोला आप थाला बजाओ, 3 हफ्ता में कोविड चला जाएगा। 1 साल हो गया, अभी भी कोविड का सेकेंड वेव चल रहा है, अभी भी सेकेंड वेव वापस आया है। तो वो जो माइग्रेंट लेबर है, इसको साथ जो बर्ताव किया गया, सबसे दुखद है। दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, अनुराग जी जानते हैं, अमर्त्य सेन, अभिजीत विनायक बैनर्जी, ये सब लोग बोला कि कुछ कैश ट्रांसफर करो, इसको कम से कम 10,000 रुपया दो, नहीं दिया। आप जानते हैं यूएसए में क्या किया? यूएसए में वो लोग डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किया गरीब लोगों को, $1,000 से लेकर $1,800। हमारे मुल्क में हम क्यों गरीब के हाथ में कोई पैसा नहीं दिया? गरीब को पैसा आता, वो खर्चा करते, इकोनॉमी रोल करते। इकोनॉमी तो रोल नहीं हुआ। ये पहले बार है जो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन फेज में है, और ये इसके बारे में किसी को चिंता नहीं है। ये बोलते रहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, इकोनॉमी बंद हो जाएगा तो मोदी है तो मुमकिन होगा। ये कोई बात हुआ? आप जमीन पर जहाज चला देंगे, मोदी है तो मुमकिन है? आप पूरा जवाब दीजिए। हाँ, नहीं कैसे ट्रांसफर किया वो? तो अभी अगर आप कहें तो मैं अभी भी बता सकता हूँ, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है, क्योंकि इनके समय तो बैंक खाते भी नहीं खुले थे। हमने बैंक खाते खोलने का काम भी किया, तो 41 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री जनधन योजना में किया। और जब दुनिया के बड़े बड़े देश जो पैसा ट्रांसफर डायरेक्ट बैंकों में नहीं करवा पाए, देश की 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 31,000 करोड़ रुपया नकद कैश ट्रांसफर मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से करवाया। और जो दिव्यांग थे, वृद्ध थे, विधवा थी, ऐसे 3 करोड़ के खाते में लगभग 3,000 करोड़ रुपए हमने ट्रांसफर सीधा कराया है। यही नहीं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं बोले, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर सुनना तो मैं अभी कह देता हूं, लेकिन सदन को गुमराह करने का काम मत करिए। मैडम, आप जानती हैं क्यों इतना जनधन अकाउंट खुला? क्योंकि मैडम सुनिए ना मेरी बात, मैं तो आप ही के साथ हूँ। इतना जनधन अकाउंट खुला एक ही कारण है कि मोदी जी वादा किए थे कि हर आदमी को अकाउंट में 15 लाख जमा होगा, विदेश से काला धन लाएंगे
और अकाउंट में जमा होगा, एक पैसा भी मोदी जी की ओर से सभापति जमा जी, नहीं हुआ। ये सब मैडम बातें मैडम मैं सिर्फ इतना ही माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, हमने तो 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपया एक ही बटन दबाने से 18,000 करोड़ रुपया उनके खाते में डाला, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी ने अपने किसानों की सूची नहीं दी, नहीं तो पश्चिम बंगाल के किसानों के खाते में पैसा भी चले जाता। ये दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने नहीं किया। मैडम 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 ये जो बोले हैं, इस पर एक तर्क हो सकता कि ये 9,000 रुपया साल में किसान को देके बोला कि हम बहुत खुश, हम भी कृषक बंधु में इससे ज्यादा रुपया दे रहे हैं, और हम इस चुनाव हो जाने के बाद 10,000 रुपया किसान को पर एकड़ देंगे। ये लोग कभी नहीं दे पाएंगे। ये बोलने दो मैडम देखिए, आप ये लोग बोलता बैठ है जाइए। 9,000 रुपया दे के साल में मोदी है तो जी, मुमकिन है, बहुत मौका कुछ हम मिलेगा। लोग किया है। तब मैडम बोलने पर सही का जवाब आएगा। हाँ, आप लोग मैडम बैठिए, ये ध्यान सवाल रखिए। जवाब नहीं होना जी चाहिए। जी नहीं हम- होना चाहिए, बोलिए। हम गरीब आदमी है, नहीं, हम नहीं। जनता का प्रतिनिधि है, हमको थोड़ा बोलने दिया जाए। गठबंधन मैम हम जल्दी से खत्म कर लेंगे। ये सप्लीमेंट्री डिमांड है 6 लाख, मैडम 6,28,000 करोड़ का। एडिशनल एक्सपेंडिचर होगा 4,12,000 करोड़। आप पूछ सकते हैं ये सप्लीमेंट्री डिमांड, या आप पूछ सकते हैं कि किस लिए इतना रुपया खर्चा हो रहा है। तो सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है कि आत्मनिर्भर भारत में वो यूरिया के सब्सिडी दे रहे हैं 36,000 करोड़, कोटेड यूरिया के लिए 13,000। तो ये 49,000 करोड़ ज्यादा, सबसे ज्यादा जानते हैं किसने क्या है? सबसे ज्यादा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में ये लोग 2 लाख NSSF नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से लोन दिया FCI को 2,50,000 करोड़। वही आ रहा है सप्लीमेंटरी डिमांड्स में। और ये फ्री रेशन देना अच्छी बात है। जब केंद्र सरकार सब्सिडाइज रेशन देना शुरू, हमारे वहाँ 3 रुपया केजी चावल दिया जाता, हमारे पश्चिम बंगाल सरकार 2 रुपया केजी। और हम ये वादा किए हैं कि हम जून तक फ्री रेशन देंगे पश्चिम बंगाल। लेकिन मैं पश्चिम बंगाल का चुनाव इस लोकसभा के पटल पर नहीं लड़ने चाहता। मैं पश्चिम बंगाल का सरजमीन में पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ूंगा। ये लोकसभा के सरजमीन में मैं ये सरकार का नाकामयाबी के बारे में कहूँगा। मैडम आप सुनते रहिए। हो गया, सरकार 3,000 करोड़ रुपया जनरल इंश्योरेंस के लिए दे रहे हैं, कुछ कैपिटलाइज कर। एक तरफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी बेच रहे हैं, दूसरी तरफ कैपिटल। ये बेचू बाबू का सरकार कब सीखेगा कि सही रास्ता नहीं है? मैडम ये लोग 4 लाख करोड़ जो खर्चा करे, इससे मुल्क का माननीय सांसद विनायक राम हो जी, गया। मैम खत्म कर, अब वाइंड अप कर बोलिए तो क्या बोलिए। होता मैडम, अंतिम बोलिएगा में तो कैसे 2-4 बातें करके लोग खत्म कर। तो मैडम वही मैं कह रहा हूँ। और अभी हालत केंद्रीय सरकार का है, 120 दिन से किसान, जो किसान विरोधी कानून है, उसको विड्रॉ करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सरकार उससे डरते हैं, इसलिए फर्टिलाइजर सब्सिडी कम नहीं किया, MSP बंद नहीं किया उसका डर से। लेकिन असल जो उसको मांग, तो किसान विरोधी कानून को वापस किया जाए, इसके बारे में ये सरकार चुप है। ये चुपकी से नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री क्यों चुप, क्यों वो किसान से बात नहीं करता? एक बार सिंधिया जी के नेतृत्व में हम लोग गए बॉर्डर, हम लोग को मिलने नहीं दिया किसी।
वो 120 दिन से लड़ रहा है। मैडम, आप भी तो किसान के पक्ष में है, आप क्यों नहीं बोलते हैं पार्टी के अंदर कि इसको मान लेना चाहिए? आप इसको जरा देखिए, ये निर्दय सर, आपको कोई हृदय नहीं है। कीजिए, ये किसान समाप्त 120 दिन में कितने लोग मर गए, आपको कोई दिल नहीं है, आपको दिमाग नहीं है, कोई दुख नहीं। लद्दाख से आए हैं, दिल्ली बॉर्डर में जाके देखिए क्या हालत है किसानों को। मैडम, इसलिए मैं सप्लीमेंट्री डिमांड को समर्थन समाप्त नहीं, कीजिए। मैडम हो गया मेरा, समर्थन नहीं 60 कर साल पाता के हूँ। मुझे तुलना पता में है अच्छे कि क्या इसको होता है? आप बोले हैं बेनीवाल जी कट मोशन दिया, मैं कट मोशन भी नहीं दिया, बोला ठीक है जो भी हो करे। अच्छा देखिए, इतना देर तक मैं भाषण दिया, अर्थ मंत्री यहाँ पर आ नहीं पाए। मैं नहीं है। मानता हूँ ये मंत्री लोग इस बैठा हुआ सदन है। का मेंबर नहीं है, मंत्री लोग लेकिन बैठा हुआ है। उसको, वो तो फिनांस मिनिस्टर है, इसको हाउस को सामना करने का करेज, हो सुनने गया, हो का गया। साहस बैठा उनको जाए, होना बैठिए। चाहिए कि हम बोलते हैं। जाएंगे। फिर मैं बोलता हूँ, किसानों को मांग मान लीजिए, किसान विरोधी कानून को विथड्रॉ करिए, शेष जो पेट्रोल सांसद डीजल पर विनायक है राव वो जी, विथड्रॉ कर लीजिए। और अंत में आप ये चला जाएगा। एलपीजी का प्राइस कम कीजिए। ये इसलिए मैं ये जनता विरोधी, गरीब विरोधी सरकार को, ये सप्लीमेंट्री डिमांड को समर्थन। आपका कीमती समय सदन का इसलिए लेना चाहूँगा क्योंकि माननीय सांसद ने एक टिप्पणी देश के वित्त मंत्री के बारे में, जबकि वो स्वयं पूर्व में मंत्री भी रहे। ये भी जानते हैं कि जब दोनों सदनों का बिजनेस चल रहा होता है तो किसी ना किसी मंत्री को एक हाउस में, किसी को दूसरे हाउस में रहे। इंश्योरेंस का बिल दूसरे सदन में चर्चा चल रही है, माननीय वित्त मंत्री जी पूरी गंभीरता के साथ वहां पर भी हैं और यहाँ पर भी जवाब देने आपकी एक एक बात का आएंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं सदन को और देश को एक बात तो जरूर कहना चाहता हूँ कि जो एक गुमराह करने का प्रयास यहाँ पे किया जाता है, हमने जो पीडीएस का राशन था वो तो मिला ही, आपदा के समय 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक 5 किलो गेहूं, चावल, दाल, चना देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। इसके अलावा भी जो इन्होंने कहा कि एफसीआई को एनएसएसएफ लोन देता था, ये पिछली सरकारों की एक रीति रिवाज था, लेकिन हमारी सरकार ने आकर एक नई प्रथा शुरू की कि सबको जो है, जो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज है उसको नहीं लेंगे, हम सारा अपने बजट पर दिखाएंगे। पारदर्शिता पहली बार आई है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आई, आज तक नहीं थी पहले। तो आई वांट टू कीप द रिकॉर्ड स्ट्रेट, क्योंकि माननीय सांसद सीनियर हैं, लेकिन सीनियरिटी का लाभ उठाकर देश और सदन को गुमराह ना करें तो ये अच्छा रहेगा। सांसद विनायक राव जी, सभापति बैठ महोदय। जाइए, दादा बैठ जाइए, बैठ जाइए, यस, बैठ जाइए। अब यह सब कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। कीजिए, बैठिए, बैठिए ना, हो गया।